नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की क्लास है और इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था भारत में बैंकिंग प्रणाली। बेसिकली ये बैंकिंग प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक काम करते हैं, जैसे सहकारी बैंक हो गया, उनके लिए था, जो एसएचजी को लोन देते हैं। और गांव में जो बहुत सी योजनाएं चलती है ग्रामीण बैंकों के द्वारा या सहकारी बैंकों के द्वारा, उनके संबंध में था। काफ़ी अच्छा अध्ययन किए। इसमें हम कुछ संस्था का भी अध्ययन किए थे जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है। उसके बाद हम कुछ बैंकों के द्वारा चलाई गई योजना का भी अध्ययन किए थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है। तो जो हमने थ्योरी पोर्शन किया था उसके संबंध में ये एमसीक्यू है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा एमसीक्यू। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा एडीओ का फुल कोर्स चलाया जा रहा है। आपको इस कोर्स के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए या आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर या इस पीडीएफ पर जो नीचे नंबर दिखेगा आप उस पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, 8770123687। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ अभी एडीआई असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया है जिसको स्वयं योगेंद्र साहू सर पढ़ा रहे हैं। अगर आप उससे भी संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क साध सकते हैं, हमसे संपर्क बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। थ्योरी पोर्शन हम अध्ययन कर चुके हैं अपने ऐप में। ये हमारे एमसीक्यू की सीरीज जो कंटिन्यू चल रही है, जो भी आप हम थ्योरी पोर्शन हम जो ऐप में करते हैं या यूट्यूब में जो डेमो डालते हैं उससे संबंध में हम एमसीक्यूज जरूर लेकर आते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट का, हमारे काफ़ी जो हैं फॉलोअर, उनका भी कहना है कि सर जो आप पढ़ाते हो थ्योरी उसका एमसीक्यू भी करा दीजिए ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। काफ़ी अच्छा क्लास होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को जो भी आंसर पता रहेगा कमेंट जरूर करिएगा। इससे क्या लगेगा, इससे हमें प्रतिपुष्टि मिलती है, जिससे ये लगता है हाँ कि बच्चे एक्टिव हैं भाई, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जितना मेहनत कर रहे हैं बच्चे भी उतना मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, भोले बाबा का नाम लेके आज प्रारंभ करते हैं। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कुल कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? आपको पता है दोस्तों, हमारे यहाँ एमएसपी पे, समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की जाती है। धान खरीदी किस संस्था द्वारा की जाती है? मार्कफेड द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा। ये अपने से नीचे संस्था किसको? प्राथमिक साख समिति को बोलती है कि भैया आप धान खरीदो। और प्राथमिक साख समिति किसकी स्थापना करती है? उपार्जन केंद्र। उपार्जन मतलब क्या होता है दोस्तों? इकट्ठा करना। तो हमारे यहाँ कौन से खरीफ वर्ष, खरीफ फसल का वर्ष जो है ना, खरीफ फसल का वर्ष 2024-25 में कितने धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे उसके बारे में पूछ रहा है। ये जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों, और कई बार व्यापम के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कितना था बताइए हमारे यहाँ। ठीक है, 2024-25 में जो खरीफ वर्ष था जिसमें धान खरीदे हैं, कितने खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीदे हैं दोस्तों? हम लोग खरीदे हैं 2739 केंद्रों के माध्यम से। कितने केंद्रों के माध्यम से? 2739 केंद्रों के माध्यम से हमने खरीदी की है। कितने? 2739 केंद्रों के माध्यम से। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे? 2739। ठीक, चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कितने धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटरीकृत है? छत्तीसगढ़ में कितने धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटरीकृत है? मतलब पूरा कंप्यूटर से लिंक है,
आप डिजिटल टोकन लेंगे, मोबाइल ऐप से डिजिटल टोकन डाउनलोड करेंगे, टोकन के माध्यम से आपका धान बिकेगा और सीधा कहाँ साइट पे रजिस्टर हो जाएगा कि इस आदमी ने इतना धान बेचा है। ठीक है, तो उस हिसाब से कंप्यूटरीकृत, मैनुअल नहीं, कंप्यूटरीकृत कितने धान उपार्जन केंद्र है ये पूछा जा सकता है। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। आपको पता है कि मेरे दोस्तों, मेरे युद्ध वीरों, मेरे रणबांकुरों, ठीक, कितने धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटरीकृत है हमारे यहाँ? पूरे 100% केंद्र कंप्यूटरीकृत है हमारे यहाँ। छत्तीसगढ़ में जितने भी धान उपार्जन केंद्र हैं सबको कंप्यूटरीकृत किया गया है। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखना कि जो केंद्र कंप्यूटरीकृत नहीं थे उनको धान खरीदने की अनुमति नहीं दी गई, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन केंद्र मार्कफेड ने ये घोषणा की, ये सूचना की थी, अधिसूचना जारी की थी कि केवल उन्हीं केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जाएगा जो कंप्यूटरीकृत हैं। तो आप धान खरीदी से पहले अपने सभी केंद्रों को कंप्यूटरीकृत करा लीजिए। तो हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में जितने धान उपार्जन केंद्र थे, है ना, कितने 2739 सभी कंप्यूटरीकृत थे। 100% आएगा इसमें। ठीक है, चलिए, खरीफ वर्ष 2024-25 में प्रदेश में किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा कितनी क्विंटल थी? मतलब प्रति एकड़ कितना क्विंटल धान खरीदे हम लोग, है ना। 2024-25 में कितना क्विंटल प्रति एकड़ कितना क्विंटल धान खरीदे हैं दोस्तों? बताइए, कमेंट करके बताइए। इसमें डेटा नया है और ये बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है ना। 2024-25 में प्रदेश में किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा प्रति एकड़ कितने क्विंटल थी? तो मेरे दोस्तों, आपको पता है, हमने पढ़ा है कितना, 21 क्विंटल। मैं बता दूं, पहले चलता था प्रति एकड़ 15 क्विंटल। ठीक है, भूपेश बघेल सरकार ने किया 20 क्विंटल। उसके बाद साय सरकार ने पिछले साल 2024-25 में कितना खरीदा है? प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा है। एक एकड़ में 2100 किलो धान खरीदे हैं। क्विंटल मतलब 100 किलो। ठीक है, तो ये थोड़ा नया है, तो ये पूछा जा सकता है कि हमने 2024-25 में, कब? 2024-25 में 21 क्विंटल धान खरीदा है प्रति एकड़। ठीक है, और दोस्तों समर्थन मूल्य अपन पढ़ चुके हैं। समर्थन मूल्य सामान्य धान का क्या था? सामान्य धान का था समर्थन मूल्य आपका 2300 रुपए, और ग्रेड ए का समर्थन मूल्य का था, पतले चावल का, 2320 रुपए। दोनों में कितना, 117 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। लास्ट ईयर से 117 रुपए बढ़ा के सामान्य धान 2300 रुपए में खरीदा है, और आपका 2320 ना, 2320 में धान ग्रेड ए खरीदा है, पतला चावल। ठीक है, चलिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2024-25 में कितने लाख मैट्रिक टन धान खरीदे हम लोग? 149.25 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की है। लक्ष्य कितना था? 160 लाख मैट्रिक टन था खरीदने का लक्ष्य। 160 लाख मैट्रिक टन था खरीदने का लक्ष्य, लेकिन लक्ष्य के विरुद्ध अपन कितना खरीदे हैं? 149.25 लाख मैट्रिक टन धान की हमने खरीदी की है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। और धान खरीदी कब से? आपका 15 नवंबर 2024 से। ठीक है, 15 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2024 तक किया गया है। तो आपका धान खरीदी कितना हुआ है? 149.25 लाख मैट्रिक टन। आपका जो समर्थन मूल्य है कितना था? सामान्य चावल का 2300 रुपए, पतले चावल का 2320 रुपए। कितना एकड़ प्रति क्विंटल खरीदा गया है? 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा गया है। कितने खरीदी केंद्रों के माध्यम से? 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरा रिवाइज हो जा रहा है ना। देखिए, ये जो हमारे क्लास की यही क्वालिटी है कि ये क्विक रिवीजन के फॉर्म में डिसाइड है। जो भी आएगा क्वेश्चन उस पे तो डिस्कशन होगा, उसके ऑप्शन पे भी डिस्कशन होंगे। ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। मान लो एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड में लगाए, 15-20 मिनट में पूरा एक टॉपिक, एक क्लास का रिवीजन। चलिए, छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन किस संस्था द्वारा किया जाता है? कई बार पूछा गया है, कई बार। बताइए मेरे दोस्तों, मेरे युद्ध वीरों, हमारे यहाँ मार्कफेड, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ सोसाइटी से धान खरीदी करते हैं। ये धान खरीदी करने के लिए किसको अधिकृत की है? प्राथमिक साख समितियों को। और प्राथमिक साख समिति ने क्या बनाया है? उपार्जन केंद्र बनाया है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में धान
खरीदी होती। कितने उपार्जन केंद्र? 2739। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाक से। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा डीपली अपन कर रहे हैं, है ना। पीएमजेडीवाई क्या डिनोट करेगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना किस तिथि से प्रारंभ हुई? कई बार पूछ चुका है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम था ये, है ना। वित्तीय समावेशन क्या होता है दोस्तों? कि लोगों को फाइनेंशियली रूप से एक साथ करना। वित्तीय मतलब पैसा, समावेशन मतलब एक साथ, लोगों को फाइनेंशियली रूप से एक साथ करना। फाइनेंशियली रूप से आप एक साथ कैसे होगे? जब सभी लोगों का बैंक अकाउंट होगा और सभी लोग अपने पैसे कहां जमा करेंगे? बैंक में जमा करेंगे, जिससे सरकार को भी पैसा मिलेगा हमारे विकास के लिए, और जिससे जनता को भी क्या मिलेगा? लोन मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोगों को फाइनेंशियली रूप से एक साथ करना क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि सभी आदमी का क्या हो? बैंक अकाउंट हो। ठीक है, तो इसीलिए खाते भी खोले गए। कौन सी योजना लाई गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब चालू हुआ दोस्तों? डेट बताइए, आप लोगों को पता है, फटाक से कमेंट करिए। तो डेट है 28 अगस्त 2014 से चालू हुआ है। 28 अगस्त 2014 से आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू हुआ है। व्यापम में 2-3 बार ये पूछ चुका है। घोषणा पूछेंगे, घोषणा, ऐलान कब हुआ? घोषणा कब हुई? 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 2014 को। उसी समय पहली बार प्रधानमंत्री बने आपके कौन? नरेंद्र मोदी जी। और पहली योजना यही लागू किए थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना ही उनकी पहली योजना थी। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से घोषणा हुई थी और चालू कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाक से देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस मानक के अनुसार कम से कम एक बैंक शाखा खोला जाएगा? मतलब किस न्यूनतम संख्या पर एक बैंक शाखा खोला जाएगा और कितनी दूरी पर खोला जाएगा? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप लोगों को पता है, कमेंट करिए फटाक से। आपको पता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 5 किलोमीटर के दायरे में जहां की जनसंख्या 1000 से 1500 हो, वहां कम से कम एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा। चाहे कोई भी एक बैंक खोला जाएगा, चाहे वो कोई भी बैंक हो, है ना। तो भैया प्रधानमंत्री जन धन योजना के अनुसार कम से कम एक बैंक कहां खोला जाना चाहिए? 5 किलोमीटर के दायरे में जहां की जनसंख्या क्या हो? 1000 से 1500 हो। ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आधे लोगों का बैंक अकाउंट इसीलिए नहीं होता था क्योंकि उनके गांव में बैंक नहीं है या उनके आसपास बैंक नहीं है। अब बैंक नहीं है तो आदमी थोड़ी 20 किलोमीटर शहर जाके अकाउंट खुलवाएगा। तो भैया हमारे प्रधानमंत्री जी को लगा कि बैंक है ही नहीं तो अकाउंट कहां से होगा? तो भैया एक क्या करो, आप हर 5 किलोमीटर में एक बैंक खोलो जहां की जनसंख्या 1000 से 1500 हो। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत की मिनिमम जनसंख्या 1000 होती है। तो वो गांव जहां पे ठीक ठाक जनसंख्या है वहां पे बैंक खोले जाएंगे, चाहे वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही क्यों ना हो या सोसाइटी सहकारी बैंक ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट से भी मोस्ट। अप्रैल 2024 तक का डेटा बोल रहे हैं ना, अप्रैल 2024, अप्रैल 2024 तक छत्तीसगढ़ में कितने प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए? बताइए दोस्तों, ये 2 बार पूछ चुका है, व्यापम में ही 1 बार पूछ चुका है और 1 बार किसी और एग्जाम में पूछा है। बताइए कितने खाते खोले गए हैं, है ना। ये डेटा तो याद करना पड़ेगा, अपन इसमें कोई जादू दिखा नहीं सकते, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फटाक से बताइए। तो दोस्तों मैं बताता हूं, ऑप्शन ए 1,72,54,028 खाते खोले गए हैं। 1,72,54,028 खाते खोले गए हैं अप्रैल 2024 तक, जिसमें आपके 40 लाख से ज्यादा खाते क्षेत्रीय सहकारी बैंक द्वारा खोले गए हैं, जिसमें 40 लाख से ज्यादा खाते क्षेत्रीय सहकारी बैंक द्वारा खोले गए हैं। ठीक है, 1,72,54,028 खाते, है ना। कब? अप्रैल 2024 के तक, अप्रैल 2024 तक खोले गए कितने खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत? 1,72,54,028। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का नाम क्या था? देखिए मैं आपको बताया कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो कौन से कार्यक्रम का हिस्सा है? वो वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का हिस्सा है। इससे पहले भी 2004-5 में एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चलाया गया था, उसका नाम पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों उस समावेशन कार्यक्रम का नाम क्या था? बताइए फटाक से। आपको मैं बताता हूं, उस समावेशन कार्यक्रम का नाम था स्वाभिमान। उस समावेशन कार्यक्रम का नाम था स्वाभिमान। और स्वाभिमान में कितनी जनसंख्या में गांवों को? 2000 से 2000 तक की जनसंख्या को
लिया गया था कि वहां पे वित्तीय समावेशन किया जाएगा। कितने? 2000 तक की जनसंख्या वाले गांव को इसमें समावेश किया गया था। वर्तमान में हमारे यहाँ 1000 से 1500 जनसंख्या में एक बैंक शाखा खोलने की बात कही गई है। तो सोचो, पहले 2000 तक बोला था, उसको कम करके 1000 से 1500 तक जहां भी जनसंख्या है उस 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक खोला जाएगा। ये कौन से? हमारे जो अगले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, जिसका नाम क्या रखा गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके तहत कैसे खाते खोले, उसके तहत कैसे बैंक खोले जाएंगे? जहां 5 किलोमीटर के दायरे में 1000 से 1500 जनसंख्या, वहां एक बैंक खोला जाएगा, बैंक का ब्रांच खोला जाएगा। और पहले वित्तीय समावेशन जो उससे पहले चल रहा था उसका नाम था स्वाभिमान, उसमें 2000 तक की जनसंख्या को बोला था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए खातों में दिए जाने वाले डेबिट कार्ड का नाम क्या है? ठीक है, ये हम जो थ्योरी पोर्शन पढ़े हैं उससे ये क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए कि भैया प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोलोगे तो कौन सा कार्ड आपको मिलेगा? कौन सा कार्ड मिलेगा बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, मुद्रा कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या रुपए कार्ड? तो दोस्तों आपने पढ़ा है कौन सा कार्ड मिलेगा? रुपए कार्ड। ये एक भारतीय कार्ड है। क्या है? भारतीय कार्ड है। ये भारत का स्वदेशी कार्ड है। वीजा और मास्टर कार्ड विदेशी कार्ड है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के में खोले गए खाते में दिए जाने वाले डेबिट कार्ड का नाम क्या है? रुपए कार्ड। अभी आप कोई भी अकाउंट खोल लो, आपको रुपए कार्ड ही मिलेगा। उसमें देखना नीचे लिखे रहता है रुपए करके, नीले कलर का कार्ड रहता है अधिकतर। ठीक है, तो रुपए कार्ड मिलता है। ये देसी कार्ड है। पहले हम लोग विदेशी कार्ड यूज करते थे जिसपे हमारे हम विदेशों के ऊपर ज्यादा डिपेंड थे, है ना। तो फिर हमने क्या किया, खुद का कार्ड निकाला है, डेबिट कार्ड, जिसको बोलते हैं रुपए कार्ड। एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या है, ये सुविधा रहते हैं कि आपकी अकाउंट में पैसा नहीं भी रहेगा तो आप क्रेडिट कार्ड आपको उधारी दे देता है। डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपके अकाउंट में जितना ही पैसा रहेगा उतना ही निकलेगा। एटीएम को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रुपए कार्ड मिलता है, कोई भी खाता खुलेगा तो रुपए कार्ड। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रति परिवार में स्त्री के खाते के लिए ओवरड्राफ्ट की सीमा क्या है? ओवरड्राफ्ट क्या होता है, यहां बोल रहे हैं ओवर मतलब ज्यादा। ठीक है, देखिए आपके अकाउंट में मान लो 500 रुपए और आपको 1000 रुपए निकालना है तो आप एटीएम से 1000 रुपए निकाल सकते हो अगर आपके एटीएम में ओवरड्राफ्ट की सुविधा हो तो। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी बैंक आपको पैसा देगा और उसके बाद जब आप पैसा जमा करोगे तो वो माइनस हो जाएगा। ये होता है ओवरड्राफ्ट। मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको जरूरत है तो बैंक दे रहा है, लेकिन जब आप वापस जमा करोगे अकाउंट में तो वो पैसा माइनस हो जाएगा। तो हमारे यहाँ प्रति परिवार में केवल स्त्री को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलोगे तो स्त्री का जो खाता है, जो महिला का खाता है, उसमें ओवरड्राफ्ट दिया गया है। और कितना दिया गया है बताइए? ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है दोस्तों? ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है आपको पता है? ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 5000। मतलब आप 5000 रुपए तक का क्या कर सकते हो? ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, पैसा और ज्यादा निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुपए कार्ड को राष्ट्रपति द्वारा भारत को कब समर्पित किया गया? आपको मैं पहले ही बताया कि जो ये रुपए कार्ड है ये हमारे भारत का देसी कार्ड है। ये क्या है? स्वदेशी कार्ड है जो हमने खुद बनाया है। पहले हम विदेशी कार्ड जैसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और बहुत से कार्ड आते थे, उस पर डिपेंडेबल थे। अब हमने खुद का अपना एक कार्ड बनाया है जिसका नाम है रुपए कार्ड। और इसको कब लॉन्च किया गया? डेट बताइए दोस्तों, कब लॉन्च किया गया? ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है 8 मई 2014 को। 8 मई 2014 को रुपए कार्ड लॉन्च किया गया है। फिर क्या किया गया? 15 अगस्त 2014 को, है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई। ठीक है, फिर 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई और उस योजना में जो भी खाते खुले उसमें कौन सा कार्ड दिया गया? रुपए कार्ड दिया गया। कौन सा कार्ड दिया गया? रुपए कार्ड दिया गया। तो रुपए कार्ड को पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? राष्ट्रपति ने जनता को सौंपा था। कब? 8 मई 2014 को। यहां तक समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये योजना थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा मान्य होगा
जब रुपए कार्ड का उपयोग निम्न में से कितने दिवस के भीतर किया गया हो। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगा। पढ़ लिए। देखिए, आपका जो एटीएम है ना, जो एटीएम कार्ड है, उसमें इंश्योरेंस मिलता है आपको। आपके एटीएम कार्ड से आपको एक इंश्योरेंस मिलता है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। इसको जाके ब्रांच, जो आपका बैंक है, जहां ब्रांच है, वहां जाके आप बात कीजिए और इसको एक्टिवेट कराइए। तो वही पूछ रहा है, अगर आपका एटीएम है और उसमें इंश्योरेंस एक्टिवेट है और दुर्घटना हो जाता है, तो आपको पैसा कब मिलेगा? पैसा तभी मिलेगा जब आप एटीएम को यूज किए हों, है ना। तो कितने दिन के अंदर एटीएम का यूज किया जाना चाहिए? देखिए, तो इसमें बोला गया है कि दावा तभी मान्य होगा जब आप एटीएम का उपयोग किए हो। कब किए हो? दुर्घटना तारीख को शामिल करते हुए 45 दिन पूर्व, दुर्घटना तारीख को शामिल करते हुए 60 दिन पूर्व, दुर्घटना तारीख को शामिल करते हुए 90 दिन पूर्व, दुर्घटना शामिल करते हुए 115 दिन पूर्व। तो सामान्य कार्ड में, किसमें? सामान्य कार्ड में, है ना। गैर प्रीमियम कार्ड में, गैर प्रीमियम कार्ड में, गैर प्रीमियम कार्ड अगर आप रखे हो, तो आप अगर एटीएम के थ्रू अपना इंश्योरेंस को एक्टिवेट कराए हो और आपकी दुर्घटना हो गई है, तो आपको पैसा तभी मिलेगा जब दुर्घटना तारीख को शामिल करते हुए पीछे के 90 दिन में आप एक बार, कम से कम एक बार एटीएम को यूज किए हो। तो इसीलिए हर महीने एटीएम को कम से कम 1 से 2 बार यूज करना ही चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा तभी मिलेगा जिस दिन इंश्योरेंस हुआ है उससे 90 दिन पहले अगर आप एटीएम को एक बार भी यूज नहीं किए हो तो नहीं मिलेगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस दिन दुर्घटना हुआ है उसको मिलाते हुए पिछले 90 दिन में कम से कम एक सफल ट्रांजैक्शन, सफल ट्रांजैक्शन ना, ये याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन हुआ हो और पैसा गया हो, आया हो, कोई भी एक सफल ट्रांजैक्शन 90 दिन के भीतर हुआ होगा, तभी आपको आपके बीमा का पैसा मिलेगा। और 90 दिन की सीमा कौन से कार्ड के लिए है? गैर प्रीमियम कार्ड, मतलब कॉमन कार्ड के लिए, इकोनॉमी कार्ड के लिए, कॉमन कार्ड के लिए है, गैर प्रीमियम कार्ड के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भुगतान योजना एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है जी, बताइए। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कोलपोर्ट्स ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कलेक्टिंग ऑफ इंडिया। बताइए इसका फुल फॉर्म बताइए। एनपीसीआई का पूछा जाएगा दोस्तों, है ना। एनपीसीआई का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों, युद्ध वीरों रणबांकुरो, मेरे इक्तेदारों, इसका ऑप्शन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? ये भुगतान प्रणाली है। क्या है? भुगतान प्रणाली, है ना, भुगतान प्रणाली। और कैसी है? स्वदेशी है ये, स्वदेशी, हमने खुद बनाई है, स्वदेशी या भारतीय भुगतान प्रणाली है ये। ठीक है, अब ये भुगतान प्रणाली क्या होती है? जब आप पैसा अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं या एटीएम से ट्रांसफर करते हैं, तो पैसा एक गेटवे के माध्यम से ट्रांसफर होता है। वो हमारा देसी गेटवे है, स्वदेशी गेटवे है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसी के थ्रू आपका पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है, इसी के थ्रू आपका पैसा एक अकाउंट से एक एटीएम से दूसरे एटीएम में ट्रांसफर होता है। पहले हमारे यहां कोई भी अपना खुद का पेमेंट सिस्टम नहीं था, हम विदेशी के कार्ड और विदेशियों के पेमेंट सिस्टम में चलते थे, पर हमने खुद का कार्ड बनाया जिसका नाम है रुपए कार्ड, और खुद का पेमेंट सिस्टम बनाया जिसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही वो प्रणाली है जिससे भुगतान सक्सेस होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है। एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस प्रकार की भुगतान प्रणाली है? स्वदेशी भुगतान प्रणाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। रुपे कार्ड में किस प्रकार का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है? आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको कि आपके डेबिट कार्ड, एटीएम में इंश्योरेंस होता है, और किस टाइप का इंश्योरेंस होता है? किस टाइप का इंश्योरेंस होता है वो बताइए, है ना।
आपके रुपए कार्ड में किस टाइप का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, जो बोला ना मैं 90 दिन में क्लेम करोगे तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो जीवन बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है, चिकित्सा बीमा होता है या दुर्घटना बीमा होता है। आपके डेबिट कार्ड में, रुपए कार्ड में दुर्घटना बीमा होता है। क्या होता है? दुर्घटना बीमा। आप एक्सीडेंट से या किसी दुर्घटना से मरोगे तभी पैसा मिलेगा। बीमारी से मरोगे तो नहीं मिलेगा, या और किसी प्रकार से मरेंगे तो नहीं मिलेगा। दुर्घटना होने पर ही पैसा मिलेगा। ठीक है, किसमें? डेबिट कार्ड के बीमा में। और कब मिलेगा? गैर प्रीमियम कार्ड, जो सामान्य कार्ड है, उसमें आपको बीमा का पैसा तभी मिलेगा जब पिछले 90 दिन में आप क्या किए हो? कार्ड को एक बार सफल तौर पर यूज किए हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एटीएम में जो बीमा होता है वो दुर्घटना बीमा है, एक्सीडेंटल बीमा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए, बैंकों के सभी केसीसी और डीबीटी लाभार्थियों को किस प्रकार का डेबिट कार्ड जारी किया जाता है? केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड योजना, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो अकाउंट खुले गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन खाता। तो इन लोगों को किस प्रकार का एटीएम दिया जाएगा? किस प्रकार का एटीएम दिया जाएगा? मुद्रा कार्ड दिया जाएगा, मास्टर कार्ड दिया जाएगा, रुपए कार्ड दिया जाएगा, वीजा कार्ड दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में कोई भी खाता खोलो, या अभी आप किसी भी बैंक में कोई भी खाता खोलोगे, किसी भी बैंक में कोई भी खाता खोलोगे, है ना, तो सामान्य तौर पर आपको रुपए कार्ड ही दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रुपए कार्ड। चाहे आप किसी अनुसूचित बैंक में खाता खोलो, ग्रामीण बैंक में खाता खोलो, किसी भी बैंक में खाता खोलो, आपको डेबिट कार्ड के रूप में रुपए कार्ड ही अधिकांशतः प्रदान किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारत का स्वदेशी कार्ड है। और हमारे भारत का स्वदेशी पेमेंट सिस्टम का क्या नाम है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पढ़े ना अभी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? केसीसी और डीबीटी लाभार्थियों को किस प्रकार का कार्ड दिया जाता है? रुपए कार्ड, ऑप्शन सी। चलिए, किस प्रकार के रुपए डेबिट कार्ड में किसी भी प्रकार का बीमा कवरेज प्रदान नहीं किया जाता? ठीक है, अब बताइए, आपके जो रुपए डेबिट कार्ड है ना, वो भी 3-4 प्रकार के हैं। आपके जो रुपए डेबिट कार्ड है वो भी 3-4 प्रकार के हैं। ये पूरे प्रकार दिए गए हैं। एक होता है क्लासिक कार्ड, एक होता है प्रधानमंत्री जनधन कार्ड, एक होता है प्लेटिनम कार्ड और एक होता है सेलेक्ट कार्ड। ये 4 टाइप के आपके कार्ड होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार के कार्ड में कोई भी बीमा प्रदान नहीं किया जाएगा। बताइए, किस प्रकार के रुपए डेबिट कार्ड में किसी भी प्रकार का बीमा प्रदान नहीं किया जाता? तो आपको पता है मेरे दोस्तों, मेरे युद्ध वीरों, कि आपके क्लासिक कार्ड में कोई भी प्रकार का बीमा प्रदान नहीं किया जाता, है ना। अगर आप क्लासिक कार्ड रखे हो तो आपकी दुर्घटना होती है तो आपको कोई भी रकम नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जनधन कार्ड है उसमें मिलेगा, प्लेटिनम कार्ड है रुपए का उसमें मिलेगा, प्लेटिनम सेलेक्ट कार्ड है उसमें भी मिलेगा, क्लासिक कार्ड में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिक कार्ड में नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन कार्ड में कितना मिलता है? वर्तमान में अगर प्रधानमंत्री जनधन रुपए कार्ड है तो वर्तमान में 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। 2 लाख का दुर्घटना बीमा। ठीक है, पहले ये कितना था? पहले था ये 1 लाख रुपए। पहले था ये 1 लाख रुपए। ठीक है, 2018 के बाद से, कब से? 2018 के बाद से, 28 अगस्त 2018 के बाद से कितना मिला है? 2 लाख मिलने लग गया है। 28 अगस्त 2018 के बाद से 2 लाख मिला है। मैं बता दूं, क्लासिक कार्ड में कोई बीमा नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्ड में वर्तमान में 2 लाख दुर्घटना बीमा है। ठीक है, और पहले कितना था? 1 लाख रुपए था। 2 लाख कब हुआ है? 2018 के बाद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के रुपए कार्ड में सबसे ज्यादा कवरेज प्रदान किया जाता है ना? तो ये बताइए कि किस प्रकार के रुपए कार्ड में सबसे ज्यादा दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है? किस प्रकार के रुपए कार्ड में? बताइए मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग पढ़े हो कि प्रीमियम कार्ड होते हैं, 2 प्रीमियम कार्ड होते हैं, है ना, सेलेक्ट कार्ड और प्लेटिनम कार्ड। तो जाहिर सी बात है प्रीमियम कार्ड में ही ज्यादा दुर्घटना बीमा मिलेगा।
तो किस प्रीमियम कार्ड में ज्यादा दुर्घटना बीमा मिलता है ना? तो बताइए, सेलेक्ट कार्ड में सबसे ज्यादा दुर्घटना बीमा मिलता है। कितना मिलता है? सेलेक्ट कार्ड में सबसे ज्यादा दुर्घटना बीमा मिलता है। ठीक है, चलिए, सेलेक्ट कार्ड में कितने लाख रुपए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है? बताइए। सबसे ज्यादा सेलेक्ट कार्ड में दुर्घटना बीमा मिलता है, अभी किए हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी, सेलेक्ट कार्ड में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। सेलेक्ट कार्ड में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। सोचो, अगर आपके पास रुपए कार्ड का सेलेक्ट पैटर्न का कार्ड है ना, रुपए कार्ड है, और वो एटीएम जो है सेलेक्ट है ना, उसमें लिखा रहता है कार्ड का नाम, प्लेटिनम कार्ड, सेलेक्ट कार्ड, प्रीमियम कार्ड, कार्ड के ऊपर नाम लिखा रहता है। अगर आपका रुपए कार्ड का सेलेक्ट कार्ड है तो उसमें आपको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। ठीक है, चलिए, रुपए कार्ड में बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए दिन किन दो कंपनियों से अनुबंध किया गया है? तो भैया देखिए, अब अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हो तो किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपको टाई अप करना पड़ेगा। तो जो रुपए कार्ड वाला है वो किन दो इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करके रखा है? किन दो इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करके रखा है? बताइए, जो आपको इंश्योरेंस का पैसा देते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, टाटा एआईजी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो आपको मैंने बताया है मेरे दोस्तों, मेरे युद्धवीरों, मेरे रणबांकुरों, मेरे इक्तेदारों, सिपल सहारों, तो भैया इसमें दो कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस कर रही है। एक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एक टाटा एआईजी। जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है ये सरकारी कंपनी है, तो ये गैर प्रीमियम कार्ड के लिए इंश्योरेंस करती है। प्रीमियम गैर प्रीमियम कार्ड मतलब जो सामान्य कार्ड है जिसमें कम कवरेज प्रदान किया जाता है। जो प्रीमियम कार्ड है, जो प्रीमियम कार्ड है, जो प्रीमियम कार्ड है मतलब महंगे कार्ड जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है, उसके लिए कौन बीमा करता है? टाटा एआईजी करता है। कौन करता है? टाटा एआईजी। तो याद रखिएगा, रुपए कार्ड में बीमा दो कंपनियां करती है। एक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो सामान्य कार्ड गैर प्रीमियम कार्ड में करती है। एक है टाटा एआईजी इंश्योरेंस जो प्रीमियम कार्ड ज्यादा पैसे वालों के लिए इंश्योरेंस करती है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2 और 3, है ना। रुपए कार्ड में बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए दो बीमा कंपनी रखी गई है, क्या? न्यू इंडिया इंश्योरेंस और टाटा एआईजी इंश्योरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रीमियम कार्ड जैसे प्लेटिनम और सेलेक्ट कार्ड में बीमा दावे कितने दिन के भीतर किए जाने चाहिए? ठीक, मैंने आपको बताया कि आपका अगर सामान्य कार्ड है और आपका एक्सीडेंट हो गया है तो आपको कितने दिन के भीतर कार्ड का उपयोग करके दावा करना चाहिए? 90 दिन के भीतर। अगर आपका प्लेटिनम कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड में दो कार्ड आते हैं, प्रीमियम कार्ड है, प्रीमियम कार्ड में दो कार्ड आते हैं, एक प्लेटिनम और एक सेलेक्ट, ये दोनों को प्रीमियम कार्ड बोलते हैं, महंगा कार्ड। तो अगर ये आपके पास कार्ड है और दुर्घटना हुआ है तो कितने दिन के भीतर दावे किए जाने चाहिए? कितने दिन के भीतर एटीएम यूज होना चाहिए? एटीएम कितने दिन के पहले यूज होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो एटीएम यूज होना चाहिए 45 दिन पहले, है ना। दुर्घटना की तारीख को जोड़ते हुए 45 दिन पीछे कहीं भी एक बार एटीएम अगर सक्सेसफुल यूज हुआ है तभी आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका बीमा एक्टिवेट है, आप एटीएम यूज कर ही नहीं रहे हो और दुर्घटना हो जाती तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कब मिलेगा? जब आपका इंश्योरेंस एक्टिवेट है और दुर्घटना की तारीख को जोड़ते हुए पीछे जो है, पीछे के दिन 45 दिन में एक बार अगर आपने एटीएम यूज किया है तो पैसा मिलेगा। ठीक, इसमें दो चीजें हैं दोस्तों, सामान्य कार्ड में कितने दिन है? सामान्य कार्ड में 90 दिन, 90 दिन में एक बार क्या कार्ड का उपयोग, है ना। और सामान्य कार्ड में, और प्रीमियम कार्ड में 45 दिन में, किसमें? 45 दिन में एक बार कार्ड का प्रयोग होना चाहिए। सामान्य कार्ड के लिए 90 दिन में एक बार प्रयोग होना चाहिए, 45, और प्रीमियम कार्ड में 45 दिन में एक बार प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम कार्ड में कौन आता है? प्रीमियम कार्ड में आते हैं प्लेटिनम और सेलेक्ट कार्ड। और सामान्य कार्ड में क्या आते हैं? सामान्य कार्ड में आते हैं क्लासिक, और आपके आते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड, दो कार्ड। ठीक है, इसको मैं एक बार अच्छे से बता देता हूं।
ठीक। एक होता है सामान्य कार्ड, सामान्य कार्ड, सामान्य रुपए कार्ड। सामान्य रुपए कार्ड में दो आते हैं, एक होता है क्लासिक और दूसरा कार्ड है प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड। क्लासिक कार्ड में कोई बीमा नहीं मिलता, क्लासिक कार्ड में कोई बीमा नहीं मिलता, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड में आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। कितने का? 2 लाख रुपए। और इसको कार्ड कितने दिन पहले यूज होना चाहिए? 90 दिन। कार्ड कितने दिन पहले यूज होना चाहिए? 90 दिन, ठीक है। सामान्य कार्ड दो हैं, रुपए कार्ड के सामान्य प्रकार, क्लासिक कार्ड, इसमें कोई बीमा नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जन धन योजना रुपए कार्ड में आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन कार्ड को 90 दिन पीछे यूज किया होना चाहिए। अब आता है प्रीमियम कार्ड। प्रीमियम कार्ड, इसमें दो कार्ड हैं, एक है आपका क्या? प्लेटिनम। एक क्या है? प्लेटिनम, है ना। एक है प्लेटिनम और दूसरा है सेलेक्ट कार्ड। सेलेक्ट कार्ड, है ना, प्लेटिनम कार्ड और सेलेक्ट कार्ड। तो दोस्तों ये दोनों प्रीमियम कार्ड है। प्लेटिनम कार्ड में 2 लाख रुपए मिलता है बीमा और सेलेक्ट कार्ड में 10 लाख रुपए बीमा का अमाउंट मिलता है। और एटीएम को कितने दिन पहले यूज होना चाहिए? 45 दिन। कितने दिन पहले? 45 दिन, ठीक है। सामान्य कार्ड के लिए इंश्योरेंस कौन करता है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस। कौन? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीमियम कार्ड के लिए इंश्योरेंस कौन करता है? टाटा एआईजी। कौन? टाटा एआईजी, ठीक है। पूरा बता दिए। चलिए वापस चलते हैं, ठीक है। प्रीमियम कार्ड जैसे प्लेटिनम और सेलेक्ट के लिए कितना है? 45 दिन में कार्ड यूज होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े, चलो। मुद्रा योजना में मुद्रा का सही निरूपण क्या है? मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछ रहा है कि मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपिंग रीफाइनेंस एजेंसी या माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीडिफाइन एजेंसी। इसका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, अभी पीएससी में भी इसके क्वेश्चन आए थे। तो मुद्रा योजना एक योजना है, ऋण देने की योजना है। किनको? छोटे व्यापारियों को, छोटे उत्पादन इकाइयों को ऋण देने की एक योजना है मुद्रा योजना। और मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्तों? रणबांकुरो जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। क्या? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये पूछा जाएगा, ठीक। दोस्तों हमारा ये सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना यूजफुल है, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए ये जो पूरे क्वेश्चन है ये हम टॉपिक से जो लिए हैं, तो हमारा कोशिश यही है कि एक क्वेश्चन में हम इतना ज्यादा उसको एक्सप्लेन कर सके कि पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाए। मैं आपको पहले भी क्लास में बताया कि भाई क्वेश्चन हम ला रहे हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। अगर मान लो वो क्वेश्चन नहीं आया तो उस क्वेश्चन में जो डिस्कशन किए हैं, हम पूरे टॉपिक के संबंध में जो विस्तारित चर्चा किए हैं, उससे भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। तो मेरे पढ़ाने का मेन मोटिव यही रहता है कि एक क्वेश्चन में पूरा वो टॉपिक कवर हो जाए, ताकि अगर उस टॉपिक से कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ रहा हो तो वो आपसे बन जाए। क्योंकि एक एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है ना, वो पूछो मत। वो डायलॉग है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे सुनील बाबू, तो वही है भैया। एक क्वेश्चन और उसके राइट आंसर की कीमत हम जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ कंपटीशन में है। यहाँ 0.2 0.3 नंबर से लोग सिलेक्शन से चूक जाते हैं, काउंसलिंग से चूक जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन मील का पत्थर है और इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन जो भी आ रहा हो उससे पूरा वो टॉपिक डिफाइन हो जाए, जिससे अगर वो टॉपिक से भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो कैसा लग रहा है दोस्तों हमारा ये सीरीज, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, जरूर कमेंट करिए, बताइए। क्योंकि प्रतिपुष्टि किसी भी काम को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। फीडबैक जरूरी है, तो जरूर आप अपना रिप्लाई कीजिए। मुद्रा योजना का पूर्ण नाम क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी।
छोटे व्यापारियों के लिए ऋण योजना ये लाई गई है बीजेपी के शासन में। मुद्रा योजना किस तिथि से प्रारंभ हुई, बताइए। मुद्रा योजना किस तिथि से प्रारंभ हुई है ना? मैंने आपको पढ़ाया है ये डिटेल में दोस्तों। मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ हुई है। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये डेट याद रखना। अब कई लोग बोलेंगे सर आप तो डेट पढ़ा रहे हो, तो भैया डेट पूछता है और डेट में मैं आपको क्या समझाऊं, वो 8 अप्रैल 2015 से लागू हुआ, इसमें अपन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, सरकार को वो दिन ठीक लगा, घोषणा कर दिए, कैबिनेट की मीटिंग में पास कर दिए, लागू हो गया, ठीक है। तो डेट को याद रखना पड़ेगा। उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूं कि मुद्रा योजना जो छोटे व्यापारी है ना, जिनको कागज की कमी के कारण या और किसी कारण से ऋण नहीं मिल पाता था, वो अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पाते थे, तो उनके लिए योजना लाई थी, है ना। माइक्रो बोल रहा है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, है ना। माइक्रो यूनिट रीडेवलपमेंट रिफाइंड क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, है ना। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। छोटे उद्योगों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए ये योजना लाई थी, जैसे छोटे फल वाले हो गए, मोबाइल रिपेयर हो गए, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए। क्यों? क्योंकि जब इन लोग बैंक में जाएंगे ना ऋण लेने, तो इनसे 50 टाइप के कागज मांगते हैं, ठीक है। तो इनको लोन मिलता ही नहीं था, ये अपना बिजनेस बढ़ा ही नहीं पाते थे, तो उनके लिए ये योजना लाई गई। और सबसे बड़ी बात, इस योजना में अगर आपको ऋण लेना है तो किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बैंक जाओ, कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैंक जाओ और इस योजना के लिए फॉर्म लो और अप्लाई करो, ठीक है। चलिए, हर बैंक देता है ना। मुद्रा योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई है? 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुई है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुद्रा योजना के तहत कितने श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है? वर्तमान का पूछ रहा है। वर्तमान में किसमें? वर्तमान में मुद्रा योजना के तहत कितने श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है? 3, 4, 5, 6। आपको मैं बताया हूं दोस्तों, बहुत अच्छे से अपन इस पे डिस्कशन किए हैं, है ना। तो फटाक से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। पहले 3 श्रेणियों में मिलता था, है ना। प्रारंभ में कितने श्रेणियों में मिलता था? 3। वर्तमान में इसको बढ़ाकर इसका दायरा कितना श्रेणी कर दिया है? 4, ठीक है। तो मुद्रा योजना के तहत 4 श्रेणियों में वर्तमान में ऋण प्राप्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करने का कौन सा एक चरण नहीं है या कौन सा एक श्रेणी नहीं है? मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करने की कौन सी एक श्रेणी या ग्रेड या चरण नहीं है, बताइए। आपको पता है मुद्रा योजना में शिशु ऋण मिलता है, उसके बाद आपको पता है मुद्रा योजना में किशोर ऋण भी मिलता है। एक नया जोड़ा गया है तरुण प्लस, पर मुद्रा योजना में बाल ऋण योजना नहीं है। मुद्रा योजना में बाल ऋण योजना नहीं है दोस्तों। मुद्रा योजना में कौन कौन से श्रेणियां हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूं। मुद्रा योजना में कौन कौन सी श्रेणियां हैं, चलिए देख लेते हैं। मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कब चालू हुआ है ये? 8 अप्रैल 2015 को। कब चालू हुआ है? 8 अप्रैल 2015 को, है ना। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। प्रारंभ कब हुआ है ये देख लेते हैं। प्रारंभ हुआ है 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। 8 अप्रैल 2015 को ये प्रारंभ हुआ है, ठीक। चलिए, डेट कहीं गलत ना हो जाए भैया, बार बार देखना पड़ता है, नहीं तो छोड़ते नहीं है स्टूडेंट लोग फिर, ठीक है। और इंसान से तो गलती हो ही सकती है, हमसे भी हो सकती है। इसके देख लेते हैं। पहले है शिशु ऋण योजना। क्या? शिशु ऋण योजना। दूसरा है किशोर ऋण योजना। किशोर ऋण योजना। फिर है तरुण ऋण योजना। क्या? तरुण ऋण योजना, ठीक है। फिर है तरुण प्लस, ये नया जुड़ा है दोस्तों, तरुण प्लस।
तरुण प्लस ऋण योजना। ठीक है, तो ये 4 श्रेणियों में ऋण दिया जाता है। कितने श्रेणियों में? ये 4 श्रेणियों में। मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी प्रारंभ हुई 8 अप्रैल 2015 को। इसमें सबसे छोटा ऋण मिलता है शिशु ऋण योजना, शिशु मतलब बच्चा। उसके बाद किशोर ऋण योजना, किशोर मतलब आपका 9वीं 10वीं का बच्चा। तरुण मतलब 11वीं 12वीं का बच्चा मान सकते हो। और एक है तरुण प्लस, तो शिशु में कम, किशोर में उससे ज्यादा, तरुण में उससे ज्यादा, तरुण प्लस में उससे ज्यादा। तो ये 4 श्रेणियों में आपको ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करने का कौन सा एक चरण नहीं है? तो बाल ऋण योजना नहीं है, इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं है। शिशु ऋण है, किशोर ऋण है, तरुण प्लस है। चलिए ये बता दिए। अब फटाक से देखते हैं, तरुण प्लस ऋण योजना के तहत अधिकतम कितने लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है? पीएससी का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप से पूछा था, हमने दूसरे टाइप से यहां पे डिफाइन किया है। तो तरुण प्लस योजना के तहत कितना लाख रुपए ऋण मिलता है? बताइए, सबसे ज्यादा मिलता है तरुण प्लस में, बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 20 लाख रुपए। ऑप्शन बी, तरुण प्लस में अधिकतम, तरुण प्लस में अधिकतम कितना लाख रुपए मिलता है? 20 लाख रुपए, है ना। तरुण प्लस का कितना है, जो इसका जो रेंज है वो 10 से 20 लाख रुपए है। तरुण प्लस योजना में अधिकतम बोल रहा है, तो हाइयर कितना मिलेगा? 20 लाख रुपए। यही क्वेश्चन पूछा था कि मुद्रा योजना की अधिकतम सीमा क्या है, पीएससी में पूछा था प्री में 9 तारीख को, जस्ट एक महीने पहले। तो कितनी है? 20 लाख रुपए वर्तमान में। चलो अपन इसके ऋण के भी वो बता देते हैं कि कितना मिलता है। देखो शिशु ऋण में कितना मिलता है? 50,000 तक। कितना? 50,000 तक। तो ये जो नॉर्मल छोटे फल व्यवसायी हैं, सब्जी विक्रेता है, उन लोग ये वाला लेते हैं। किशोर ऋण में मिलता है 50,000 से 5 लाख तक। कितना? 5 लाख तक। तो मोबाइल टीवी दुकान वाले लोग ये ले लेते हैं। तरुण प्लस में तरुण में मिलता है 5 लाख से 10 लाख तक। तरुण ऋण योजना में कितना मिलता है दोस्तों? 5 लाख से 10 लाख तक। तो इसमें जो छोटे छोटे सर्विस सेक्टर हैं या फिर कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो बल लेता है। उसके बाद जो नया आया है, जिसको अभी जोड़ा गया है नया, है ना, और यही पीएससी में पूछा था कि अधिकतम सीमा कितनी? 20 लाख रुपए। तो तरुण प्लस नया चालू किया गया है, इसमें है 10 लाख से 20 लाख रुपए तक आपको ऋण मिलेगा। ये 4 श्रेणियों में ऋण मिलता है। शिशु मतलब छोटा, सबसे छोटा 50,000 रुपए। उसके बाद 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 20 लाख। ये नया जोड़ा गया है, अधिकतम सीमा 20 लाख है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तो तरुण प्लस में कितना मिलता है? 20 लाख। किशोर ऋण योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? अभी मैं आपको बताया हूं, किशोर ऋण योजना के तहत आपको कितनी दी जाती है जी? किशोर में मिलता है आपको 50,000 से 5 लाख। 50,000 से 5 लाख मिलता है। शिशु ऋण में कितना मिलता है? शिशु ऋण में 50,000 मिलता है। किशोर में 50,000 से 5 लाख। तरुण में 5 लाख से 10 लाख। तरुण प्लस में 10 से 20 लाख। अभी अपन किए हैं ये क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम राशि क्या है? दोस्तों ये पहले जब लॉन्च हुआ था ना, प्रधानमंत्री जन धन खाते चालू हुए, उसके बाद ये बीमा योजना उसी खातों में चालू की गई थी। तो ये खूब पूछा था उस समय, है ना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम राशि क्या है दोस्तों? बताइए। पढ़ाए हैं ये अपन, अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की राशि है 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम। मतलब साल में आपको कितना रुपए देना है? 436 रुपए देना है एक बार में। साल में कितना रुपए देना है? 436 रुपए एक बार में देना है। ये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। जिस अकाउंट से आप बीमा लेना चाहते हैं, उस अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा 436 रुपए। नाम क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, है ना। चलिए इसका बताते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कितनी आयु होनी चाहिए आपको? ये योजना लेने के लिए किस आयु वर्ग का होना चाहिए आपको? तो दोस्तों बता दूं, 18 से 50 वर्ष वालों के लिए है ये। कितने से कितना? 18 से 50 वर्ष वालों के लिए। और कितना प्रीमियम देना पड़ेगा साल में? 436 रुपए। ठीक है, चलिए
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत मृत्यु होने पर कितने रुपए दावे का भुगतान किया जाता है, मतलब कितना रुपए मिलता है, बताइए कितना रुपए मिलता है दोस्तों, ये भी हमने बताया है। इसमें मिलता है 2 लाख रुपए, है ना, मृत्यु होने पर। ये मृत्यु होने पर कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, जो आंसर आपको आता है दोस्तों जरूर कमेंट करिए, उससे क्या है आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमको भी लगेगा कि बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किस प्रकार की मृत्यु पर दावे राशि का भुगतान किया जाता है, मतलब आदमी किस टाइप से मृत्यु को प्राप्त करेगा तो उसको 2 लाख रुपए मिलेगा। दुर्घटना मृत्यु पर, गंभीर बीमारी से, किसी भी तरह की मृत्यु पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाक से बताइए दोस्तों, बहुत अच्छी बीमा योजना है और मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप लोग चाहो तो करवा सकते हो अपने अकाउंट में। उम्र है 18 से 50 साल के लोग करवा सकते हैं। 436 रुपए साल में देने हैं। आप अपने बैंक शाखा में जाइए, बात करिए और इसको एक्टिवेट कराइए। तो बताओ दोस्तों किस तरह की मृत्यु पर, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह की मृत्यु पर, किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर कितना रुपए मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का सबसे अच्छा बात है कि किसी भी तरह की मृत्यु पर दावे राशि का भुगतान किया जाएगा। कितना लाख रुपए, 2 लाख रुपए। कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए। प्रीमियम कितना है, 436 रुपए। और एज कितनी है, 18 से 50 साल, है ना। ये 436 रुपए 1 साल का है। और इस योजना में, जीवन ज्योति बीमा योजना में, कोई भी मैच्योरिटी की राशि नहीं मिलती है। हम लोग LIC कराते हैं, तो LIC में जो स्कीम होता है उसमें क्या होता है, आप 20 साल पैसा भरो, अगर उस 20 साल में आप मर जाओगे तो आपको इतने लाख रुपए दे दिया जाएगा। अगर 20 साल बाद आप नहीं मरे तो आपका जो जितना पैसा जमा है उतना पैसा इतने ब्याज के साथ आपको वापस मिल जाएगा। मतलब आदमी मर गया तो पूरा जो दावे की राशि है 5 लाख 10 लाख का बीमा वो मिल जाएगा। और अगर नहीं मरा तो आप जितना प्रीमियम जमा किए होगे 5 साल 10 साल तक, वो आपको एक अमाउंट वापस दे देता है, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट। तो भैया इसमें यह याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो ये 436 रुपए आप भर रहे हो, है ना, तो ये आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप किसी भी तरह से मृत्यु को प्राप्त कर लो, है ना। तो मृत्यु कैसी टाइप की, किसी भी तरह की मृत्यु में कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए। प्रीमियम कितना देना है, 436 रुपए क्या आपका वार्षिक। और उम्र कितनी होनी है, 18 से 50 साल। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया किसी भी तरह की मृत्यु पर, है ना। अगली बीमा योजना देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत प्रीमियम राशि बताओ। ये खूब चले थे बीमा भैया। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत कितना प्रीमियम देना पड़ता है आपको, बताइए। ये भी प्रधानमंत्री जनधन खाते में एक्टिवेट होता है ये सब। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रीमियम की राशि क्या है, बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रीमियम की राशि है क्या, सालाना 20 रुपए। हर साल 20 रुपए कटेगा, सालाना 20 रुपए। और इसको एक्टिवेट कराने के लिए ऑटो डेबिट, है ना, ऑटो डेबिट एक्टिवेट कराना पड़ता है, जो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये दोनों अलग अलग है। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। क्या है ये, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। चलिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, दुर्घटना बीमा योजना है, सामान्य बीमा योजना है, या शिक्षा बीमा योजना है। इसमें क्या होगा, किस प्रकार की दुर्घटना होगी तो आपको पैसा मिलेगा, ये पूछ रहा है। जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी भी प्रकार से मृत्यु होगी तो 2 लाख रुपए मिल जाएगा, चाहे दुर्घटना में हो, बीमारी से हो, सामान्य मृत्यु हो, किसी भी प्रकार की मृत्यु होगी तो 2 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको पैसा स्पेसिफाई घटना से या किसी चीज से मृत्यु होने पे मिलेगा। तो यह है दुर्घटना बीमा योजना। क्या है, दुर्घटना बीमा योजना। अगर आप बीमारी से खत्म होते हो तो नहीं मिलेगा, सामान्य मरोगे तो भी नहीं मिलेगा, केवल दुर्घटना में। जैसे डेबिट कार्ड में भी जो बीमा योजना थी वो कौन सी थी, दुर्घटना बीमा योजना। ये भी कौन सी बीमा योजना है, दुर्घटना बीमा योजना। लेकिन जीवन ज्योति बीमा योजना कौन सी है,
वो किसी भी प्रकार के मृत्यु में पैसा मिलने वाली योजना है ना। तो सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की योजना है? दुर्घटना बीमा योजना है, दुर्घटना होने पे ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश, देखिए दुर्घटनावश बोल रहा है, दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर कितने रुपए का दावा देय होता है? मतलब या दुर्घटनावश आदमी मर गया तब, या फिर स्थायी रूप से विकलांग हो गया। स्थायी रूप से विकलांग होने में क्या होता है कि दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, दोनों आंख खराब हो गई। स्थायी विकलांगता में क्या होता है? स्थायी विकलांगता में और मृत्यु होने पर आपको मिलेगा 2 लाख रुपए। कितने का दावा देय होगा? 2 लाख रुपए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित आयु क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है 18 से 70 वर्ष। बहुत ज्यादा कवरेज है इसका। देखिए 18 साल से 70 साल के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें प्रीमियम राशि कितनी है? 20 रुपए वार्षिक। अगर स्थायी रूप से विकलांगता या मौत आ जाती है तो 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो इसका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आयु सीमा क्या है? 18 से 70 वर्ष है दोस्तों। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत स्थायी आंशिक विकलांगता बोल रहा है, मतलब थोड़ा विकलांग होगा आदमी। आंशिक विकलांगता, आंशिक विकलांगता, पूर्ण विकलांगता मतलब दोनों हाथ गया, दोनों पैर गया, दोनों आंख गया। आंशिक विकलांगता में क्या होगा? एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, एक आंख खराब हो गया, तब मतलब कम नुकसान होगा तो आपको कितना रुपए मिलेगा? अगर कम नुकसान होगा तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। इसमें 2 चीज है ना, मृत्यु और स्थायी विकलांगता। स्थायी विकलांगता पे कितना? 2 लाख। आंशिक विकलांगता में, आंशिक में 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, उम्र क्या है? उम्र है 18 से 70। ठीक है, प्रीमियम क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा 20 रुपए एनुअल। ठीक है, 20 रुपए वार्षिक, है ना। किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। पूरा डेटा आ गया। प्रीमियम है 20 रुपए वार्षिक, उम्र है 18 से 70 वर्ष, मृत्यु और स्थायी विकलांगता में 2 लाख मिलेगा, आंशिक विकलांगता में 1 लाख मिलेगा। ये जितनी भी बीमा योजना है ना, आपको अपने बैंक में जाके एक्टिवेट करानी पड़ेगी तभी मिलेगा। उन लोग खुद से एक्टिवेट नहीं करेंगे, आपसे पूछ के करेंगे तभी मिलेगा। और ये किस टाइप की बीमा योजना है? ये दुर्घटना बीमा योजना है ना। दुर्घटना बीमा योजना है। किस प्रकार की बीमा योजना है? दुर्घटना बीमा योजना है। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉप 35 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, है ना। ये अपन पढ़े ही हैं। ठीक है, दुर्घटना बीमा योजना है। ठीक है, चलिए, तो ये सीरीज आपको कैसा लगा दोस्तों? कितना हेल्पफुल है? आप जो पढ़ रहे हो थ्योरी, उससे क्वेश्चन रिलेट हो पा रहे हैं या नहीं? आपको अपने पढ़ाई में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं? क्या हम जिस उद्देश्य से इस क्लास को चला रहे हैं वो अपने उद्देश्यों तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं? तो अपना फीडबैक जरूर बताइए दोस्तों। और एडीओ के लिए आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर, या फिर जो ये पीडीएफ में नंबर है ना, 8770123678, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी आपको क्वेरी चाहिए तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क करिए। और क्या आपका फीडबैक है जरूर बताइए। आते हैं हम अपने किसी एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, स्वस्थ रहो, सफल रहो। मिलते हैं दोस्त नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।